Hello and good evening. So, this video is an announcement of the P level batches which will run under us for June 2024 एग्जाम. हम 4 पेपर चलाएंगे, ATX और ट्रिपल ए को छोड़ के बाकी चारों. लेकिन ये वीडियो आई एम डेडिकेटिंग टू वन स्पेशल पेपर सो दैट वी कैन सी इन डिटेल कि इस पेपर को कैसे चलाया जाएगा. दैट्स SBR. तो SBR को क्यों स्पेशली एक सेपरेट वीडियो दी गई है, सबसे पहले वो समझना. सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम मेरा स्किल लेवल अब कंप्लीट हो गया, आई नीड टू स्टार्ट विद प्रोफेशनल लेवल, मैं कौन से वाले पेपर से स्टार्ट करूं. सो माय आंसर ऑलवेज इज SBR. बच्चे इतना ट्रस्ट करते हैं, पूछते नहीं है. चलो मैं चल के बता देती हूँ क्यों SBR. आपके P लेवल के बाकी सारे पेपर्स में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, जबकि SBR में सिर्फ 4 मार्क्स आर डेडिकेटेड फॉर प्रोफेशनल स्किल्स. मैम आपने ये क्या बोल दिया? तो सुनो, ये क्या है. बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लीग, तो आपको ये समझ में आना चाहिए आप कितना बड़ा आंसर लिखेंगे, रेलेवेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उसको आप एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. अगर क्वेश्चन ने बोला है एनालाइज करिए, तो क्या आप एनालाइज कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एक लेटर लिखिए, तो क्या आपने लेटर का फॉर्मेट फॉलो किया है. ये सारी चीजें प्रोफेशनल स्किल्स में कवर होती हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू विल जॉइन दी कोर्स तो आपको प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में सेपरेटली भी डिटेल में बताया जाएगा. इसका मतलब पी लेवल में आपके मार्क्स सिर्फ आपके नॉलेज के नहीं होते, हाउ यू राइट, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, उसके भी होते हैं. बाकी सारे पेपर्स में प्रोफेशनल स्किल्स के 20-20 मार्क्स एलोकेटेड हैं. सिर्फ SBR ऐसा पेपर है जिसमें प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 4 ही है. इसलिए क्या था, पहले हम जब ये प्रोफेशनल स्किल्स का चक्कर नहीं था, तो अर्लियर वी यूज्ड टू रेकमेंड कि आपको आपकी पी लेवल की जर्नी SBL से चालू करनी चाहिए. बट नाउ सीइंग द ट्रेंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम आने लग गई. तो ऑब्वियसली सीइंग द सिचुएशन वी हैड टू थिंक कि शायद हमारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है एकदम से SBL की तरफ जाने में. तो जैसे वो स्किल लेवल FR से स्टार्ट करते हैं, लाइकवाइज पी लेवल भी उनको SBR से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि एक बार वो प्रोफेशनल स्किल्स में ना उलझे. 96 मार्क्स का जो पेपर टेक्निकल स्किल्स पे आएगा वो उसको अच्छे से दे के आए एंड दे क्लियर देयर SBR. तो अपने आप फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे प्रोफेशनल राइटिंग को डेवलप करना SBR से ही चालू करेंगे और फिर वो बाकी पेपर्स में भी होता रहेगा. अब बैच कैसे चलेगा, क्लासेस कैसे चलेंगी, उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज इस पेपर को थोड़ा सा समझ लो, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि इस पेपर को पास करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. वो रिक्वायरमेंट्स जब हम मीट करेंगे तो उसके लिए क्या सिस्टम्स लगाने होंगे. तो सबसे पहली चीज, अब आप MCQ मोड से बाहर आ रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज दिस, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस MCQ मोड, यानी सारा पेपर सब्जेक्टिव होगा. आप आंसर्स लिखेंगे वर्ड पे, एक्सेल पे, जो एग्जामिनर इवेल्युएट करेंगे. नेक्स्ट थिंग, पेपर का पैटर्न क्या है. इट्स अ 100 मार्क पेपर. 3 आवर्स 15 मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करना है. मतलब छोड़ सकते हो पेपर. 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए. 2 सेक्शंस में ये पूरा पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में आल्सो यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस. 50-50 मार्क्स ईच के हैं. सेक्शन बी टिपिकली 25-25 मार्क्स का है और यहाँ पे 30-20 होता है. 2 प्रोफेशनल मार्क्स यहाँ है, 2 प्रोफेशनल मार्क्स सेक्शन बी में है. तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि यार प्रोफेशनल स्किल मार्क्स यहाँ पे आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे. तो आपकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ही ये पेपर ज्यादा है, इसलिए शुरुआत SBR से करो. तो ये तो मैंने मोटा-मोटा आपको ये बता दिया कि अब पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस वगैरह आपको सब ओरिएंटेशन में दिख जाएगा. नाउ इसका क्वेश्चन स्टाइल कैसा होता है, नॉट दैट मैं आपको ये क्वेश्चन अभी कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगी. एक बार थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चनिंग स्टाइल होता है SBR का.
और इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो क्या निधि मैम उस जरूरत को सर्व कर रही है? आई जस्ट वॉन्ट टू शो दैट। ओके, तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, ये एक इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि सीधी सी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम टैक्स वाला लगाना है। तो ये तो स्टेप वन है। तो आपको सबसे पहले तो ये तो लर्न होना ही चाहिए कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड क्या बोलता है। इस पूरे केस में अब क्वेश्चन ये पूछता है बहुत ही स्पेसिफिक। वो ये नहीं पूछता कि कितना प्रोविजन क्रिएट होगा, वो पूछता है असेस करो कि आईएएस 37 के हिसाब से क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नीडेड। यानी कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि आप प्रोविजन का अमाउंट बताओ या नंबर्स बताओ, वो ये पूछ रहा है शुड दिस कंपनी क्रिएट अ प्रोविजन सेल्स टैक्स के लिए, इनकम टैक्स लाइबिलिटीज के लिए। कहने का मतलब ये है एसबीआर में कैलकुलेशन तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीजें चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है हाउ मच प्रोविजन और व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी नीडेड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है प्रोविजन चाहिए भी कि नहीं चाहिए। यानी इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड तो लगाना ही लगाना है, ये भी चेक करना है आईएएस 37 के हिसाब से कि इस आइटम का प्रोविजन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। पता लगे कि हम इनकम टैक्स का प्रोविजन लगाने की, इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि प्रोविजन बनाना भी है कि नहीं बनाना है। यानी एसबीआर का पेपर बहुत डिटेल में आपकी नॉलेज टेस्टिंग करता है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर आपको ये लगता है कि भाई मैंने एफआर में अपने स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से करे थे, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी बच्चों। यहां पे दिक्कत आएगी रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर को मीट करने में। तो उसकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन नहीं है, असेस करना कि प्रोविजन चाहिए भी कि नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो आप जवाब देंगे कि जी इतना प्रोविजन चाहिए एंड इनकम टैक्स का हम इसमें स्टैंडर्ड लगा देंगे। तो मैं आपको अभी नंबर्स में कंफ्यूज नहीं करूंगी। ये तो आईएएस 37 सामने दिख गया इसलिए इसकी रेफरेंस आ गई, वरना मैं आपको सीधा ही अभी बोलती कि भाई प्रोविजन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अब आपको ये एग्जामिनर को समझाना है। दैट मीन्स एसबीआर इज अ पेपर जिसमें आपकी राइटिंग स्किल बहुत रेलेवेंट हो जाती है। कैलकुलेशन तो रेलेवेंट है ही है, लेकिन उससे पहले राइटिंग स्किल है। आप पहले अपनी राइटिंग स्किल दिखाते हुए ये बताएंगे कि प्रोविजन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए देन यू विल कम ऑन कैलकुलेशन कि इतना बनेगा। तो क्या हुआ जब मैंने एसबीआर पढ़ाना चालू किया था, एट दैट टाइम मुझे ये लगता था कि भाई बच्चों को टेक्निकल आना चाहिए, लिख तो वो अपने आप देंगे ही। बट ओवर टाइम ये चीज समझ में आई कि नहीं, कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि वो लिखने में क्या गलती कर रहे हैं, एंड दिस इज वेयर दे नीड मी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगी वो थी मॉक्स और टेस्ट्स। जैसे स्क्रीन पे आपके सामने अभी जो ये आपको सैंपल दिख रहा है, ये एक स्टूडेंट का है, ऑब्वियसली उसका नाम नहीं दिखा सकते हम, बट दिस पेपर हैज बीन चेक्ड, और अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहा होगा तो समझ गया होगा ये कौन है। क्या जरूरी होता है, मतलब व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस इज, तुम मेरे से मत पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि आंसर लिखना क्या है। तो रॉन्ग अप्रोच ऑफ स्टडी मत फॉलो करना, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो करो, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ टेक्निकल और कैलकुलेशन से बात नहीं बनती है एसबीआर में। आपको आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे ये तो ऑब्वियसली ये कोई कसिनो वाला क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट का या टेस्ट का क्वेश्चन है। लेकिन ये देखो, ये जैसे मैंने अब इसमें लिखा है, दिस कैन बी अवॉइडेड, आई मीन दिस वाज अ कंटेंट व्हिच वाज नॉट नीडेड। नहीं चाहिए एग्जामिनर को। अब उस बच्चे ने पूछा मैम क्यों नहीं चाहिए, तो आई हैड टू एक्सप्लेन हिम कि यार ये इसलिए नहीं चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना होता है। हम क्या होता है, इट्स नॉट अप्रिशिएबल टू कॉपी द क्वेश्चन। व्हाई? एग्जामिनर को आपको ये बताना है कि आप क्वेश्चन को समझे हो, उसको एक छोटी सी समरी बनाओ और फिर एग्जामिनर को दो कि ये केस हुआ है जी, और इसमें एज पर आईएएस 37 ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स अ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये तो कुछ और चीज है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि आपको उस आंसर को बनाना कैसे है
दैट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। तो तुम कैसे भी पढ़ रहे हो भाई, इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ब्रीफ द केस इन योर वर्ड्स, दिस इज व्हाट आई हैड हाईलाइटेड टू द स्टूडेंट। यहां पे इररेलेवेंट मटेरियल था। डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रोफेशनल वर्ड्स नहीं होते यार। डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? कोई बच्चा थोड़ी है जो डिसेंट होना चाहिए, कोई एम्प्लॉय थोड़ी है जो डिसेंट होना चाहिए। सो कुछ वर्ड्स की जो चॉइस है ना, वो सोच समझ के करने वाली बातें हैं। देन हियर कॉपिंग द क्वेश्चन। सो मैटर बिल्कुल सही था, इसीलिए मैंने 10 नंबर में से 5 नंबर दिए। ऑब्वियसली दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये मत समझना कि अरे मैम ये 10 नंबर का था। नहीं, ये 10 नंबर के क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे ही एक और सैंपल आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चे ने लिखा द चीफ अकाउंटेंट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट। अब क्या होता है, फिर मैंने यहाँ हाईलाइट किया शुड नॉट। अरे भाई यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए। अब ये छोटा सा मैटर आपको हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, जब आप लिखते हो ना तो आपके दिमाग का और उंगलियों का एक सिंक मेंटेन होना चाहिए। तो जब भी एसबीआर में प्रैक्टिस करोगे ना, लिख के करना भाई, नॉट पेन पेपर से टाइप। दैट प्रैक्टिस इज नीडेड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे बच्चे ने कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ कि डायरेक्टर मैनिपुलेट कर रहे हैं, दिस, तो मैंने उसमें लिखा भाई दिस इज एविडेंट इन द गिवन इंफॉर्मेशन। वापस से वर्ड टू वर्ड वही चीज मत लिखो। आगे बच्चे ने क्या मिस किया, एक्शन विच शुड हैव बीन टेकन दैट इज मिसिंग। मतलब अगर ऐसे केस में कोई एथिकल इशू लग रहा है मुझे, जो ऊपर ऊपर देख के याद आ रहा है, एथिकल इशू अगर आ जाता है तो क्या एक्शन लेना पड़ता है, वो तो सजेस्ट ही नहीं किया। तो इस तरह के कमेंट से थोड़ा सा बच्चे को समझ में आता है कि ओके व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है। सो एसबीआर का मैं एक दो सैंपल आपको और दिखा देती हूँ, इसी तरह से कि अपने वर्ड्स में ब्रीफ करो, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। ऐसे कैसे, हम कभी भी कॉपी नहीं करते हैं। इस वाले बच्चे को मैंने ये बोला था भाई दिस इज ऑल जनरल ज्ञान, सेम थीम थिंग रिपीटेड मेनी टाइम्स, टू द पॉइंट लिखो। एक ही चीज को बार बार बोलने से आप एग्जामिनर को ये मैसेज दे रहे हो कि मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं पता, मैं इसी बात को अलग अलग वर्ड्स में बता रहा हूं। दैट डजंट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। सो देयर ऑल्सो वी एज मेंटर्स कम इनटू पिक्चर। तो देखो क्या है जी, अब आप सोचोगे कि मैम आप ये सब क्यों बता रहे हो। बेटा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड पास परसेंटेज फॉर एसबीआर एंड ऑन रिकॉर्ड ये यूट्यूब पे जा रहा है। इट्स अराउंड 72%। अराउंड क्यों बोल रही हूँ, यार हर क्वार्टर का अलग होता है ना, किसी का 72 होता है, किसी का 71 होता है, किसी किसी का 73 भी होता है, किसी का 69 भी होता है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट ऑन एन एवरेज आप 70% पकड़ के चल सकते हो। यानी 70% बच्चा स्टडिंग विद अस पासेस। 30% बच्चा पास नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% बच्चा हमारे पास पास हो रहा है, नो नो नो, दैट डजंट हैपन। क्योंकि हमारा रोल अगर 40% है तो 60% आपका भी है। इफ आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मॉक्स ताकि मैं ये फीडबैक दे सकूं, तो मॉक तो आपको देने हैं ना। आप अगर देने ही नहीं आए तो मैं ये फीडबैक दूंगी कैसे। मेरा ना बड़ा पेन पॉइंट है ये देखो, ये एक और कि इम्पैक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स रह गया, इम्पेयरमेंट छूट गया। देन रोड लर्न पार्ट्स लिखे आपने, स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉट अप्रिशिएटेड, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका जो हिस्सा है वो बिल्कुल रट के ऐसा कैसा डाल दिया गया। ये अप्रिशिएट नहीं करता एग्जामिनर। यू हैव टू टेल हिम कि आप चीज समझ रहे हो, रटा रटाया नहीं डाल रहे हो। ठीक है। तो ये मतलब बड़ी, क्या बोलूं, इसमें कोई स्टैंडर्ड चीज ही नहीं है यार। हर बच्चे के साथ उसके जो कमेंट होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो ये सैंपल मैंने आपको कुछ 4-5 दिखाए हैं जिससे आपको मैं ये समझा पाऊं कि अगर हमें ज्वाइन करो तो मेंटली प्रिपेयर होकर ज्वाइन करना, दैट यू हैव टू गिव ऑल टेस्ट्स एंड द मॉक टेस्ट्स। इनको तुम्हें मिस नहीं करना है, वरना तुम मुझे देने वाली फीस को बर्बाद कर बैठोगे। कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है एसबीआर में किसी को भी। प्रॉब्लम आती है हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट द आंसर में। देयर यू नीड टू पॉलिश योरसेल्फ। ठीक है। और अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये फीडबैक है कि बेटा आपको लिख लिख के इनको प्रैक्टिस करना है, कंपेयर करना है अपना आंसर एग्जामिनर से, कैच करने की कोशिश करनी है कि उसने ऐसा क्या लिखा जो आप मिस कर गए।
तो इफ यू आर अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, यू वांट टू स्टडी फ्रॉम समवन एल्स, किसी से भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें ये इस तरह से पढ़ने की आदत डालनी है। अभी प्रोफेशनल लेवल मार्क्स या प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 4 ही हैं, बट आगे वो बढ़ जाएँगे। उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी है, ठीक है? तो एसबीआर का आर कोर्स, उसके फीचर्स क्या-क्या हैं? लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। यू विल गेट द फुल कोर्स, पूरी आपको द मोमेंट यू एनरोल विद अस आपको पूरी क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी। ये 2 क्वार्टर्स तक वी डू नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा फीस, बट दूसरे क्वार्टर में क्लासेस एक्सटेंड तभी होती है इफ आइदर यू आर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम और यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो इसको बाय डिफॉल्ट मत मानना कि मुझे 6 महीने के लिए क्लासेस मिल रही है, 6 महीने के लिए नहीं मिल रही है। आपको पहले एक ही क्वार्टर के लिए मिलेगी। आप अगर पेपर नहीं दे रहे हैं या फिर आप अगर पास नहीं हुए हैं, तो ही वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एक्सटेंड की जाएंगी। लेकिन आप जब सेकंड क्वार्टर के लिए इसको एक्सटेंड कराएंगे, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस फॉर इट। देखो, इससे ना मुझे एक चीज और याद आई। अभी आप में से कुछ बच्चे इस सिचुएशन में होंगे कि पता नहीं यार, अभी जो पेपर दिया है उसमें मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं रिजल्ट तक वेट कर लेता हूं। यार ऐसा मत करो। रिजल्ट आने में अभी 1 महीना पड़ा है, मोर देन दैट। 1 month is very good time period to complete a significant portion of the syllabus। तो तुम बोलोगे कि मैम अगर मैं फेल हो गया और मैंने जून में एग्जाम नहीं दिया, आप तो मेरा पहला क्वार्टर काट लोगे? नहीं यार, मैं नहीं काटूंगी। आप मेरे को या टीम को मतलब मेरे को नहीं, आप हमें मैसेज करोगे कि हमारी क्लासेस रोक दो, यानी एसबीआर रोक दो। तो ये जो मार्च में पेपर दिया है, अगर ये अटक जाता है, यही आप जून में देने वाले हो, तो एसबीआर को फिर आप रुकवा दोगे। तो इन दैट केस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हम काउंट करेंगे सितंबर 24, सेकंड अटेम्प्ट काउंट होगा दिसंबर 24। तो यार अपनी पढ़ाई मत रोको, पढ़ते रहो, क्योंकि एसबीआर ना फिर लास्ट एक बचे हुए महीने में अगर पास हो गए ना, तो ये 40 डेज में कंप्लीट होना भारी हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई तो चालू कर दो। कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो, लेकिन जल्दी चालू कर दो। आने 20th तक मैक्सिमम इसको चालू कर दो। ठीक है? सो ये दिस इज अबाउट द क्लास एक्सेस। देन कम्स, अच्छा कोर्स कितने घंटे का है? यार अंदाजन ना इट इज 60 टू 70 आवर्स। 200-300 घंटे का नहीं है यार। मैंने उसको टू द पॉइंट ही पढ़ाया है। और आई ऑलवेज से कि तुम्हें इसके बाद में ना स्टडी टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन एग्जाम किट, बिकॉज जो आपकी एसबीआर की स्टडी टेक्स्ट है, उसकी अप्रोच और एग्जाम अप्रोच इज पोल्स अपार्ट। वो कहीं उसका दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है। तो जो भी स्टडी टेक्स्ट में है दैट आई हैव कवर्ड, अगर तुम्हें वो क्रॉस चेक करना है तो स्टडी टेक्स्ट खरीद लो और क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन आपको खुद से स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट स्टडी टेक्स्ट से जो भी दिया जा सकता था वो क्लासेस में इम्पार्ट कर दिया गया है। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। नोट्स आपको मेरे मिल जाते हैं जो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। उनमें आपको कुछ एडिशन करना है, आप एडिशन कर लीजिए। आपको लग रहा है मैम ने स्लाइड तो फालतू ही बना रखी है, काट दो उसको, मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब इन स्लाइड्स से जो रेडी नोट्स आपके पास हो गए हैं, इनका मैटर, कीवर्ड्स और स्टैंडर्ड नंबर्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। वो लर्न करना है और फिर आ जाना है एग्जाम किट पे। तो एग्जाम किट में सबसे पहली चीज तो यही आएगी कि एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से आइडेंटिफाई ये करना कि भाई इस पे स्टैंडर्ड लग कौन सा रहा है। स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा होता है, तो आप उस पूरे स्टैंडर्ड को तो नहीं लिख दोगे उसके साथ। पर्टिकुलर आईएफआरएस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा पोर्शन इस पर्टिकुलर केस के साथ लग रहा है, दैट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यार उसके लिए कोशिश तो ये करी है कि जो मेरे नोट्स है ना, उनमें मैंने फोटोज बहुत डाली हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा ना फोटो से आइडेंटिफिकेशन रहे कि अच्छा यार ये वो वाली स्लाइड है जिसमें ना वो पेंटिंग कर रहा था बंदा घर को। तो थोड़ा सा आई हैव ट्राइड टू डू दैट। और वैसे भी यार मेरे तो नोट्स वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको इधर उधर उड़ते दिख ही जाएंगे। बट अगर क्लासेस लोगे तो वैसे ही डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि इसमें स्टडी टेक्स्ट नहीं आपको पढ़नी है, आपको एग्जाम किट पे फोकस ज्यादा रखना है। इसलिए क्लासेस 60 टू 70 आवर्स की है, ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड। और रिवीजन भी है लास्ट का एक छोटा सा। तो रिवीजन को रिवीजन के टाइम पे वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स कर लेते हैं, उनका जो रिवीजन सेशन है वो उठा के हाथ के हाथ देख लो, तो वो बार बार देखते रहोगे तो वो अपने आप ही रिवाइज होते रहेंगे। अब आते हैं, अगर एग्जाम किट में प्रॉब्लम आई तो देखो पहली बात तो एग्जाम किट में से कुछ 14-15 क्वेश्चंस
मैंने करा के डाल रखे हैं फोल्डर में। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब बचे हुए क्वेश्चंस आप करेंगे तो उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए ये लाइव सेशंस होंगे, प्रॉब्लम सेशंस मैं ही लूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स इसमें एड्रेस हो जाएंगी। कमाल की बात यार ये हो रही है कि किसी भी बैच में प्रॉब्लम सेशंस में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती नहीं है। तो देखो दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो पढ़ते नहीं है उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन पढ़ने वाले भी इक्की दुक्की प्रॉब्लम ही लेके आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है एसबीआर में, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं आती। पहली तो दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई नहीं होता कि यार इसमें स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा। फिर जब वो 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड है और ये वाला उसका पोर्शन लगाना है। कोई चीज़ अगर नहीं आ रही होती है तो एग्जामिनर का आंसर देख के वो बच्चों को समझ में आ जाती है। तो प्रॉब्लम्स तुम्हें एज़ सच नहीं आएँगी, लेकिन तुम्हें दिक्कत कहाँ आएगी? राइटिंग पार्ट में, लिखने में। उसके लिए एज़ आई एम पॉपुलर फॉर दिस कि मेरे को कोई बीमारी है टेस्ट लेने की। देयर आर 4 रूटीन टेस्ट्स इन एसबीआर। दीज़ अर्लियर यूज्ड टू बी 3, अब मैंने और एक बढ़ा दिया। और यूजुअली ऐसा होता है कि अगर मेरे को गुस्सा आ जाता है ना किसी बैच पे कि ये पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो 4 का 5 भी हो जाता है। बट ये बेयर मिनिमम 4 का कमिटमेंट तो है, ताकि आप एक पोर्शन करें, उसके बाद में आप एक टेस्ट दें और उस टेस्ट से मैं आपको धीरे-धीरे अब चालू हो जाऊँ कि हाँ जी, ओके लिखने में देखो साहब ये गड़बड़ियाँ हैं। तो दिस इज़ वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। तो ये रूटीन टेस्ट अगर आपको मेरे को जॉइन करना है तो भाई ध्यान रखना ये दोगे तभी फीस वसूल होएगी, वरना फीस जाने वाली है खड्डे में। एंड एंड में जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो ज़रूरत होती है पूरे 3 आवर्स के एक मॉक टेस्ट की। 2 mock test papers which are evaluated by us। ये मैंने अस क्यों बोला? मल्टी लेवल चेकिंग होगी, जिसमें पहले टीम चेक करेगी, उसके बाद में मैं चेक करूँगी। तो ये आपको जो स्क्रीनशॉट्स अभी दिखे थे पीछे, वो मॉक्स के, टेस्ट्स के, उनके ही थे। और ये मैं यूट्यूब पे पब्लिकली बोल रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, लिंक्डइन पे ढेर सारे दिख जाएँगे, उनसे पूछ लेना कि भई ऐसा होता है क्या कि मॉक टेस्ट की बात होती है और फिर मॉक टेस्ट पेपर दिए ही नहीं जाते? पब्लिकली बोल रही हूँ ये बात, यू कैन चेक इट। ठीक है? बट एंड ऑफ द थिंग ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, आप सबके पास होने के लिए। एंड बिकॉज़ दीज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। मेरा बहुत टाइम जाता है इन मॉक्स को चेक करने में, लिटरली। When you all are preparing for your papers, giving mock test papers in the end of a quarter, I am also working for 13 to 14 hours checking your papers। और रिसेंटली मैं काउंट कर रही थी कि मैं एक क्वार्टर में कितने पेपर चेक करती हूँ। तो वो काउंटिंग कुछ 620 के आसपास गई, ऑल द बैचेस। ये बहुत हेक्टिक होने के बावजूद भी आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दिस सिस्टम बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गिविंग रिजल्ट टू माई स्टूडेंट्स। कंटेंट तो यार आपको बहुत लोगों से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज ऐसी है जो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है किसी भी तरह से बंद करने की। तो बंद करने का कोई इरादा भी नहीं है, तुम्हें कहने का पर्पस बस यही है, आपको कहीं भी ज्वाइन करना हो, प्लीज एंश्योर यू आर गिविंग मॉक्स एंड योर मॉक्स आर गेटिंग इवेल्युएटेड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। With us, you get all these things at a fee of INR 15,000। ये सारी चीजें आपको 15,000 में मिलती हैं, नॉट मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। एंड एट द एंड अगर कुछ भी ऐसा है which I could not answer, you still have some questions or you want to get registered, now it's the time to call at this number which you can see on the screen। ठीक है? बट यार मैं एंड में वही बोलती हूँ कि पढ़ो तुम किसी से भी, राइट अप्रोच से पढ़ना। ठीक है? थोड़ा-सा कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कंटेंट सारा आता है, लेकिन कंटेंट आना और उसको सही से प्रेज़ेंट करना, ये 2 अलग बातें हैं। तो दोनों पे काम करना। माय गुड विशेस आर ऑलवेज देयर विद यू ऑल। I'll try to post some videos on SBR also, इसकी क्वेश्चन हैंडलिंग पे भी। So definitely I'll do that. In the meantime, you have to find out the best fit learning partner for yourself ASAP। जल्दी करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो।
हो गए 4-5 दिन अब खेलते हुए। आप ढूंढ लो और फाइनलाइज कर दो। If there is anything I could not answer, please feel free to write that in the comment section. I hope you will find all the information covered in this video. फिर भी अगर कुछ रह गई है तो कॉल कर लेना ना। So till the time you decide and start studying, thank you so much. Take care and bye-bye.